सुलेखा मासी आज बहुत खुश थी। बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरे हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनके बेटे की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज ही के लिए निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। मासी जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी के हर पल को बांध कर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते ही देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। मासी ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। कोई कमी हो न जाए इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी थी। लड़की वालों ने पकवानों को सराह कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर मासी खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर बैठक में जाने लगी। जैसे ही किचन से निकली, मौसाजी की कड़कती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वे मौसी को देखते ही दांत कूटते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना। सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर निहाल हुई जा रही है। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या? उन्होंने मौसी के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिया और आंख ततेर कर बोले, जाओ और टिप-टॉप होकर साड़ी बदलकर चुपचाप से दूसरी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर-पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम भी जाहिल खानदान से ही हो। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी भौचक्के से देखते रह गए। मौसाजी की बात सुनकर मासी की आंखें भर गई। हिम्मत भी नहीं हुई थी नज़र उठाकर कुछ कहती। कभी प्रतिरोध किया नहीं था। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते मुझे बेइज्जत करने का। न समय देखते और न जगह। मासी अपने आंखें पोंछती हुई कमरे में चली गई। मौसाजी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारते हुए कहा, सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। मासी बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी की भी एक कथा है। बुआ जब विदा होकर ससुराल आई थी तब मायके वालों ने अपने हैसियत से ढेरों साड़ियाँ दी थी, पर इसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुनरी में देख मासी सास के ससुर भड़क गए। उसी समय मासी की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्योहार में मायके से मासी के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजे। हमारे खानदान की बहू है होकर पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती हैं। बेचारे मायके वाले जितना अपना चादर था उसी में ही सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्योहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता ने ही उसे ऐसा घर भर दिलाया था, वरना उनकी हैसियत कहाँ थी जो ऐसा ससुराल ढूंढे। खैर, अब बीती हुई बातों को याद कर मन खराब करने का समय नहीं था। मासी बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है दुल्हन वाली? लोग तुम्हें देखने थोड़े ना आए हैं। अब तुम मदर इन लॉ बनने जा रही हो तो थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने आउटफिट में। मौसी बेटे की बात पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम लगने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। मासी क्या करती, वह तो पति का हुक्म मानकर भारी भरकम
लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही हैं। दरअसल मासी को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था, मौसा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। मासी से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बड़े प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। मासी ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी मौसा जी ने मौसी को घूरकर देखा। बेचारी मौसी ने झट से हाथ जोड़ लिया। धूमधाम से मासी के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर आ गई। वह साथ में ज़्यादा धन दौलत तो नहीं लाई, पर साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। सिमटी सकुचाई हुई। जब उसने मासी के पाँव छुए तो मासी ने उसे ऊपर उठाकर गले से लगाया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे मासी के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि मौसी को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि मौसी को बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले गए। मौसा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने मौसी को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसीलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाओ की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी, इसीलिए हमने बेटे का विवाह कर दिया था। लड़की सुंदर थी, इसीलिए हमने बेटे का विवाह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। मौसी ने सोचा। मौसा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा का भी तेज कम नहीं था। बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे विशेष मजा आ जाता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। मासी ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर। बहू को गुस्सा आया। उसने पलट कर कहा, फिर शादी ही क्यों किया? आपने जब रिश्तों का अपमान ही करना था, आपको मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने ताव में बहू पर हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता इसके पहले ही मौसी ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़कर रख दूंगी, समझा? स्टेटस की दुआई देता है, संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। मौसी ने नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफ़ी नहीं मांग लेगा। बेटे को आग ने आंखों से घूरते हुए कहा, बेटे तूने क्या सोचा है? मैं तेरे पिता का मनमान करने दूंगी? अपने पिता जैसे मनमानी नहीं करने दूंगी। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विरोध नहीं कर पाई तो तुझे भी खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ, समझा? मासी का बेटा माँ को ये रूप देखकर दंग रहेगा, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को आवाज़ उठाते नहीं सुना था खुद के लिए। लेकिन आज माँ का नया रूप उसके सामने था। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही सब करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसे रहे, कभी बच्चे माँ बाप से कोई गलत व्यवहार ना सीखे। हमेशा बच्चों के सामने प्यार से रहे, उनके सामने कभी अपशब्द